तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदू के एडिटोरियल बेस्ड है और इसमें जो डिस्कशन किया गया है वो इकॉनमी इन लॉकडाउन। अगर हम बात करें तो अभी हम जानते हैं कोविड-19 के चलते पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन की स्थिति में हर एक इकॉनमी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है या फिर नीचे पहुंच चुकी है। अगर हम भारत के सिनेरियो की बात करें तो हम भी कुछ इन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने पड़ोसी देश यानी चाइना की हम बात करें तो वो किस कगार तक आगे बढ़ा है या क्या उसकी भी इकॉनमी रुकने वाली है। इन दोनों विषयों को लेकर यानी इन दोनों के बीच कंपैरिजन को लेकर इस आर्टिकल में डिस्कशन दिया गया है। बात करें तो यहाँ पर आईएमएफ डिस्कस करता है कि जो एशिया की जो दो दिग्गज इकॉनमी हैं जिसमें चाइना नंबर 1 पर और दूसरा भारत, तो इन दोनों की इकॉनमी इन लॉकडाउन में कैसी चल रही है, क्या उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, इन सब चीज़ों के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल डिजिट कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है और ये यूज़फुल हो भी रहा है। इस लॉकडाउन पीरियड में आप जो घर बैठकर बड़े पेशेंस के साथ तैयारी कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली दोस्तों ये आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू गेट एनालिसिस ओवर द हिंदू एडिटोरियल। सो आई वेलकम यू अगेन। तो चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ, देखते हैं कि आर्टिकल में क्या लिखा गया है। आर्टिकल कहता है कि इकॉनमी इन लॉकडाउन, ऐसी इकॉनमी जो अभी लॉकडाउन की स्थिति में है, ऑन इंडियाज़ वर्स्ट केस सिनेरियो। तो वर्स्ट में आपको बता दूं कि वर्स्ट जो मीनिंग होता है वो होता है बद से बदतर होने के लिए। कोई चीज़ ख़राब हो रही है, लगातार निरंतर ख़राब हो रही है, उसके लिए हम वर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम देख लें आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल ने कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान जो इकॉनमी है उनकी क्या स्थिति है और उसमें भी जब हम भारतीय हैं तो भारत की कैसी स्थिति होने वाली है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना। तो इसमें लिखा गया है ऑन इंडियाज़ वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी भारत का जो बुरा वक्त का जो सिनेरियो हो सकता है क्या हम उस पर एक नज़र डालें। आर्टिकल इस तरीके से आगे लिखा गया है। देखें तो आर्टिकल 20 अप्रैल 2020 का है, ठीक है, सॉरी 20 जो भी है 2020 का। आगे देखते हैं कि इसमें लिखा गया है कि आफ्टर द आईएमएफ रिवाइज्ड प्रोजेक्शन इन इंडिया मस्ट अडॉप्ट प्लान्स दैट अवॉइड द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा गया है कि जो आईएमएफ ने अभी अपने संशोधित उसके अनुमान हैं या जो उसके प्रोजेक्शन हैं उनको लेकर उसके बाद, ठीक है, इंडिया मस्ट अडॉप्ट प्लान्स, तो भारत को क्या है कि ऐसी योजनाओं को अपनाने चाहिए जो अवॉइड द वर्स्ट केस सिनेरियो, जो उसको ख़राब स्थिति से बाहर निकाल सके या ख़राब स्थिति का सामना करने में मदद कर सके। तो कहें कि आईएमएफ के संशोधित अनुमानों के बाद भारत को कुछ ऐसी योजनाओं को अपनाना होगा जो उसे उसकी ख़राब परिस्थिति में उसे आसानी से निकाल कर ले जाएं। इस तरह से आर्टिकल जो लिखा गया है। आगे हम इसमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स देख लेते हैं जो हमारी वोकैब को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपने वोकैब की तरफ। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है बॉटमिंग अप। तो बॉटमिंग अप का मतलब हम देख लेते हैं, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रीच द लोएस्ट और द वर्स्ट पॉइंट, यानी कि आप बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं एक लोएस्ट पॉइंट की तरफ। दूसरा वर्ड है वो जंक। जंक क्या कहता है, ये एक वर्ब है। आगे लिखा गया है डिस्कार्ड और अवेंडन, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको छोड़नी होंगी, अवेंडन करनी पड़ेंगी। अगला जो हमारा वर्ड है वो है तीसरा कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में हम देख लेते हैं, ये एक तरह का नाउन वर्ड है जिसका मतलब है रिडक्शन, ठीक है, उसके बाद कट, डिक्रीज़ या डिडक्शन, लेसनिंग, मतलब कि कुछ भी चीज़ हो संकुचन वाली, यानी कि आप किसी चीज़ को छोटा कर रहे हैं जिसमें किसी चीज़ की कमी हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन जैसे हमारी आइज़ में होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी कि कहें तो कभी बड़ा होना कभी छोटा होना, इससे हम कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है वो है मेर। मेर एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ना के बराबर, केवल या मात्र। देखें तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है, यूज टू एम्फेसाइज हाउ स्मॉल, यानी कि कोई छोटी सी चीज़ है उसके बारे में हम उसके बात कर रहे हैं, बहुत ना के बराबर। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ब्लाइंड साइडेड। देख लेते हैं ब्लाइंड साइडेड किस लिए लिखा गया है, ये एक वर्ब है ब्लाइंड साइडेड। आगे लिखा गया है टू सरप्राइज समवन, किसी को अचानक से आपने सरप्राइज कर दिया, यूजुअली विद हार्मफुल रिजल्ट, लेकिन कब, जब आप उससे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक रिजल्ट बता रहे हैं उस समय ब्लाइंड साइडेड है। अगला वर्ड है हमारे पास ऑप्टिमिस्टिकली, इसका मतलब होता है आशावादी। ये एक एडवर्ब है
दोस्तों हम जानते हैं जहाँ पर किसी वर्ड में अगर हम एल और वाई का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो एडवर्ब ये क्या कहता है, ये लिखता है कि इन ए वे दैट शोज होप एंड कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर। अगर आप किसी फ्यूचर के बारे में लेके बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो आशावादी कहलाता है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है अनबाउंड। अनबाउंड देख लेते हैं क्या लिखता है। अनबाउंड ये एक वर्ब है, लिखता है टू रिलैक्स आफ्टर ए पीरियड और वर्क और एनजाइटी, यानी कि बहुत ज़्यादा थकान है, आप उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, या फिर आपने एक लंबे पीरियड में काम किया है और उसके बाद आप थोड़ा सा फ्री महसूस कर रहे हैं, दैट इज़ नॉन द अनबाउंड। आगे देख लें, जो हमारा 7वां वर्ड है वो है जेटिस्नोइंग। जेटिस्नोइंग का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। टू गेट रीड ऑफ, यानी किसी चीज़ से बाहर निकलना, आज़ाद होना, बोझ को उतार फेंकना, ये ऐसा है, और ये हमारा एक वर्ब कहलाता है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है स्टिमुलस। सॉरी, जो हमारा अगला वर्ड है वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, यानी प्रोत्साहन देना। तो आगे लिखा गया कि समथिंग दैट कॉजेज ग्रोथ और एक्टिविटी, यानी कि आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें ग्रोथ और एक्टिविटी वाली बातें हो रही हैं, वो स्टिमुलस है। आगे हमारे पास है प्रून। प्रून कहता है एक वर्ब है, टू रिड्यूस समथिंग, किसी भी चीज़ को कम कर देना, घटा देना, बाय रिमूविंग थिंग्स दैट आर नॉट नेसेसरी, वो सारी चीज़ें आपने हटा दी हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट इज़ प्रून। आगे लिखता है हमारा आखिरी वर्ड और जो लास्ट वर्ड है वो है एंटिसिपेटेड। आप इसे अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसे ग्रामर में, सेंटेंसेस में, न्यूज़पेपर में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है पूर्व अनुमानित, यानी जिसके बारे में पहले से हमें पता है, जिसके बारे में पहले से प्रेडिक्शन हो रखी है। टू इमेजिन और एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल हैपन, आप पहले से इमेजिन कर रहे हैं या फिर आगे आप ये आशा लगा रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ होने वाला है। तो दोस्तों ये हमारे थे 10 वर्ड जो हमारी वोकैब को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जब ये वर्ड्स देखते हैं तो कुछ आपको जो पीछे के वर्ड्स आपने पढ़े हैं वो भी मेमोराइज होते हैं। तो दोस्तों हम वापस अपने आर्टिकल पर चलते हैं, देखते हैं कि आर्टिकल में आगे क्या डिस्कशन किया गया है। और अभी तक आपने मेरे न्यूज़ चैनल को, अगर अभी तक आपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाले एडिटोरियल बेस्ड टॉपिक हैं वो आपको मिलते रहें आसानी से। क्योंकि मैं दोस्तों कोशिश करता हूं कि आपको इजी टू इजी तरीके से समझाने की, इसमें तो अच्छी बात है कि आपको आसानी से ये समझ में आएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों हम देखते हैं कि आर्टिकल क्या लिखता है। आर्टिकल लिखता है लेस देन 2 months आफ्टर asserting that global growth appears to be bottoming out, the pandemic-induced Great Lockdown has forced the IMF to junk all its previous projections for economic output in 2020। तो इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि देख लेते हैं क्या बात कही गई है। कह रहे हैं कि लेस देन 2 months आफ्टर, यानी कि 2 महीने के बाद या 2 महीने से कम के समय के बाद, अजर्टिंग ये दावा किया गया कि ग्लोबल ग्रोथ अपेयर्स टू बी बॉटमिंग आउट, यानी कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो एकदम बॉटमिंग, यानी कि सतह को छूने के तैयार है या सतह पर जा रही है। द पैंडेमिक इंड्यूस्ड ग्रेट लॉकडाउन, अगर हम बात करें पैंडेमिक के बारे में तो जो ये वर्ड जो जहाँ भी हमारे आर्टिकल में यूज़ हो रहा है तो आप समझ जाइए दोस्तों, ये बात हो रही है कोविड-19 को लेकर, जो एक महा बीमारी इस समय फैली हुई है पूरे संसार में चारों तरफ, जिसके वजह से ये सारी इकॉनमी स्लो डाउन जा रही हैं। आप भी अपने घरों में बंद हैं तो सिर्फ इस पैंडेमिक बीमारी की वजह से ही बंद हैं, और ये घर में बैठकर आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं या आपके जितने भी रिसोर्स एक लिमिटेड रिसोर्स बन गए हैं वो सारे इस पैंडेमिक बीमारी की वजह से हैं। ये भी आर्टिकल यही कहता है कि जो पैंडेमिक इंड्यूस्ड है वो ग्रेट लॉकडाउन है। आज तक दुनिया में इतना बड़ा, इतना भयंकर लॉकडाउन कभी नहीं हुआ है, ये पैंडेमिक इंड्यूस्ड है, ये इसकी वजह से लाया गया है। हैज़ फोर्स्ड द IMF टू जंक ऑल इट्स प्रीवियस प्रोजेक्शन, तो अब इस लॉकडाउन ने IMF को भी इतना फोर्स कर दिया है। जंक माने होना, अभी हमने डिस्कस किया था, जंक का मतलब होता है कि अनदेखा कर देना, कि इसके जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्शन थे, इसके जितने भी पहले के प्री प्लान थे वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, जंक हो गए, अनदेखे हो गए हैं। फॉर इकोनॉमिक आउटपुट 2020, यानी कि सन 2020 को लेकर जो पहले से प्री प्लानिंग थी IMF की, वो सारी प्री प्लानिंग है वो धरी की धरी रह गई है। अब यहाँ पर हम लोग क्लियर समझ लेते हैं कि आर्टिकल क्या कहता है, कि सिर्फ 2 महीने से कम में ही ये दावा कर दिया गया IMF की तरफ से कि अब ग्लोबल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर पहुँच रही है, क्योंकि इस महाबीमारी ने पूरे संसार को एक महान लॉकडाउन में जकड़ लिया है।
और इसकी वजह से आईएमएफ ने अपने जो प्लान्स थे, अपनी जो स्ट्रैटेजी थी, जो उसके प्रोजेक्शन थे, उनको चेंज कर दिया है। जो ये सिनेरियो 2020 के बारे में बात की जा रही है, जो उस इकोनॉमिक, जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक आउटपुट के बारे में बात थी। तो ये सारे आउटपुट के जितने भी उसकी स्ट्रैटेजी थी वो सब धरी की धरी रह गई है। अब उसे नई प्लानिंग करनी होगी। आगे लिखता है आर्टिकल, फेस्ड विद द स्टार्क रियलिटी ऑफ स्वैपिंग शट डाउन ऑफ ऑलमोस्ट इंटायर इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। तो बात करें कि यहाँ पर फेस्ड विद स्टार्क रियलिटी ऑफ स्वैपिंग, तो मतलब क्या है इसका, फेस्ड विद स्टार्क रियलिटी, स्टार्क मतलब एकदम हार्ड क्लियर, ये रियलिटी है स्वीपिंग आउट शट डाउन की, ये मतलब पूरा व्यापक बंदी। तो इसको बिल्कुल नज़र रखते हुए ऑलमोस्ट इंटायर इकॉनमी वर्ल्ड वाइड, यानी कि देखें तो इस पूरे संसार में जितनी भी इकॉनमी हैं वो व्यापक बंद हो गई हैं, ये बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। आगे आर्टिकल लिखता है, द फंड लास्ट वीक एक्नॉलेज्ड। अगर बात करें तो फंड, ये जो फंड वर्ड यूज़ हुआ है ये आईएमएफ के लिए ही यूज़ हुआ है। तो इसने पिछले हफ्ते क्या एक्नॉलेज किया है, या पहले से क्या इसने अनुमानित किया है या पूर्वानुमानित करके बताया है। इसके बाद कह रहा है कि द करंट, अभी जो करंट की सिचुएशन है, क्राइसिस इज़ लाइक नो अदर, यानी कि ऐसा जो क्राइसिस आज हम देख रहे हैं ये क्राइसिस पहले कभी नहीं हुआ। ये ऐसा जो है एक हफ्ता पहले ये आईएमएफ की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। आगे आर्टिकल लिखता है, फोरकास्टिंग द शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन इन वर्ल्ड आउटपुट। अगर देखें कि जो पहले से, फोरकास्टिंग माने होता है कि आप जानते हैं भविष्यवाणी करने के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। शार्पेस्ट मतलब बहुत तेज़ या धारदार चीज़ के लिए यूज़ होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब खिंचाव, ऊंचा नीचा हो जाना, जिसे हम, जैसे इलास्टिसिटी होती है, जैसे एक रबड़ होती है, हम उसे खींच सकते हैं आगे पीछे बढ़ा के, दैट इज़ नॉन द कॉन्ट्रैक्शन इन वर्ल्ड आउटपुट। यानी कि जो दुनिया के आउटपुट की हम बात करें उसको लेकर जो एक शार्पेस्ट फोरकास्टिंग की गई थी कि भाई इसमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन, इतना बड़ा उछाल या इतनी बड़ी गिरावट आएगी, ठीक है। तो ये जो है सिंस द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930, बात करें तो 1930 की महान मंदी के बाद से ये फोरकास्टिंग लगाया जा रहा था दुनिया के वर्ल्ड इकोनॉमी आउटपुट को लेकर, क्या कि इकोनॉमी तेज़ हो जाएगी। यानी 1930 के डिप्रेशन के बाद में बहुत ज़्यादा ये आईएमएफ की तरफ से आंकड़े दिए जा रहे थे कि अब हम इकोनॉमिक ग्रोथ करने वाले हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, इस तरह के आंकड़े जो है वो दिए जा रहे थे। लेकिन सिचुएशन अब जो है वो बिल्कुल बदल गई है। अब लिखते हैं आर्टिकल, द आईएमएफ स्लैश्ड इस प्रोजेक्शन। अब ये तो पहले से अनुमान था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, स्लैश्ड हो गया है। स्लैश्ड का मतलब होता है कि घट जाना या कम हो जाना उसके प्रोजेक्शन में, यानी उसकी जो अनुमानित स्ट्रैटेजी थी, प्लानिंग थी, उसमें कमी हुई है। कितने परसेंट की, 6.3 परसेंट पॉइंट्स फ्रॉम, ठीक है। तो जो अनुमान पहले से लगाया बैठा था आईएमएफ कि हम लोग ऐसा करेंगे 2020 में, इकोनॉमी को इतना आगे बढ़ाएंगे, आउटपुट को इतना आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसकी जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग थी उसमें भी 6.3% की गिरावट आ गई है। कह रहा है कि इट्स जनवरी फॉरकास्ट फॉर 3.3% ग्रोथ। इन्होंने जनवरी में स्टेटमेंट दिया था कि हम वर्ल्ड वाइड जो 3.3 की ग्रोथ पकड़ लेंगे, 283% डिक्लाइन, लेकिन उसमें भी इन्होंने 3% की गिरावट कर दी है। इनका जो अनुमान था कि 1930 की मंदी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये मंदी फिर कभी दुनिया में नहीं आएगी, ये अनुमान इनके गलत साबित हो गए। जनवरी में इन्होंने कहा कि हम 3.3 का ग्रोथ करने वाले हैं, लेकिन उसमें भी इनके जो आंकड़े हैं ये फेल हो गए। वहाँ भी इन्होंने कह दिया कि हम 3% की गिरावट के साथ हैं। आगे आर्टिकल लिखता है कि आईएमएफ कैसी स्थिति में है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम इस संदर्भ में बात करें, द रिसेशन ऑफ 2009 सॉ वर्ल्ड आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट बाय ए मेयर 0.1%। तो दोस्तों अगर हम यहाँ देखें तो जो 2009 में रिसेशन आया, 2009 में जो बहुत मंदी आई, जिसके चलते भारत की आईटी फील्ड बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हुई और आप जानते हैं कई सारी जो इंडस्ट्री थी वो ख़त्म हुई। तो अगर उसके समय में, यानी कि 2009 के समय की अगर हम बात करें तो आईएमएफ कहता है कि आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट बाई मेयर 0.1%। तो उस समय जो महामंदी आई थी वो भी 0.1% का इम्पैक्ट कर पाई थी पूरे वर्ल्ड आउटपुट पर। लेकिन आगे आर्टिकल क्या कहता है कि आईएमएफ अभी यहाँ पर अनदेखा बना रहा, दैट द आईएमएफ वाज ब्लाइंड साइडेड
भौचक्का रह गया, बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा चौक कि यहाँ पर ये बातें सुन के बाय द कमेंट्स ऑफ चाइनीज़ अथॉरिटीज़, यानी कि जब चाइनीज़ अथॉरिटीज़ की तरफ से बातें कही गई तो ये IMF बहुत ज़्यादा भौचक्का रह गया। और WHO ने ये भी क्लियर कर दिया दैट रिसेंटली एज फरवरी 22 और 22 फरवरी को WHO ने भी क्लियर कर दिया। उसके बाद या उससे पहले जो चाइनीज़ अथॉरिटी उन्होंने भी IMF को ये चेतावनी दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी ये ब्लाइंड साइडेड बना रहा। कि आगे लिखते हैं कि द फंड चीफ क्रिस्टलिनिया जॉर्जाविया, अगर हम बात करें जो फंड की चीफ हैं, फंड की चीफ हम जानते हैं IMF का जो IMF फंड की जो चीफ हैं, यानी फंड का जो वर्ड है वो IMF के लिए यूज़ किया गया है, तो IMF की जो चीफ है वो क्रिस्टलिनिया जॉर्जाविया हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि IMF का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर हमारे पास जिनेवा में है। तो लिखते हैं कि टोल्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर दैट ग्लोबल ग्रोथ वुड बी अबाउट 0.1% पॉइंट्स लोअर। जब इन्होंने G20 समिट में ये गई, वहाँ पर जो हर देश का फाइनेंस मिनिस्टर उपस्थित होता है, आता है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर इन्होंने बात कही कि हम सिर्फ 0.1 यानी कि 0.1% के पॉइंट से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। देन फोरकास्ट इन जनवरी, यानी कि जनवरी में जो इन्होंने फोरकास्टिंग करी थी, जनवरी में जो इन्होंने दुनिया को बताया था कि हम सिर्फ 3% की तरफ गिर रहे हैं या 3% और डाउन हो रही है हमारी वर्ल्ड वाइड इकॉनमी, उसमें भी इन्होंने 0.1 और गिरावट कर दी है। ये इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। G20 फाइनेंस मिनिस्टर समिट जो हुई थी ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, उन्होंने कहा कि वो भी उससे भी जनवरी के फोरकास्टिंग से भी 0.1 नीचे की तरफ जा रही है। आगे आर्टिकल लिखता है कि चाइनाज GDP सी प्रोजेक्टेड। अब चाइना के GDP को लेकर उन्होंने क्या प्रोजेक्टेड किया कि वुड एक्सपेंड बाई 5.6% दिस ईयर। उन्होंने कहा कि चाइना की इकॉनमी जो है वो 5.6% की दर से बढ़ेगी इस साल, लेकिन अब कह रहे हैं कि 0.4% पॉइंट स्लोअर देन अज्यूम इन जनवरी में इन्होंने कहा कि चाइना के लिए स्पेशल कहा कि इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 5.6% की रहेगी, लेकिन अब उसमें भी इन्होंने 0.4% की गिरावट कर दी है। ऐसा जो है आर्टिकल कह रहा है कि IMF के चीफ के द्वारा चाइना को दी गई डिस्कशन है, या चाइना को बताया गया कि उसकी इकॉनमी कितनी स्लो जा रही है। अगर बात करें कि लास्ट वीक द IMF/ चाइनाज फोरकास्ट, अगर करें कि जो यहाँ पर पिछले हफ्ते IMF ने एक स्लैश कर दिया और एक चाइना की जो फोरकास्टिंग थी उसे भी रद्द कर दिया टू ग्रोथ ऑफ 1.2%, यानी कि चाइना इससे पहले कह रहा था कि हम अपनी इकॉनमी में 1.2% की ग्रोथ करेंगे, लेकिन ये फोरकास्टिंग जो थी चाइना की, ये पिछले हफ्ते IMF ने रद्द कर दी, उसे कैंसिल कर दिया, उसे नीचा दिखा दिया। क्यों नीचा दिखाया, उसका रीज़न है, उसका रीज़न इनके हाथ लगा है। इन्होंने बताया कि सिटिंग डाटा, जो डाटा कहता है, क्या कहता है, अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, रिटेल सेल्स की बात करें और फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, इट सजेस्टेड ए कॉन्ट्रैक्शन अबाउट 8% इन द फर्स्ट क्वार्टर, यानी 2020 के पहले 6 महीने में जो चाइना की इकॉनमी है उसमें एक बहुत बहुत बड़ी उछाल आने वाला है, बहुत बड़ा वो डाउनफॉल आने वाला है कि उसमें 8% का कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ये डाटा को देखते हुए IMF ने पिछले हफ्ते चाइना की वो जो फोरकास्टिंग थी उसको रद्द कर दिया कि आप 1.2% की ग्रोथ नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो डाटा है वो कुछ और कहता है। उसके हिसाब से चाइना की जो पहले क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन है वो 8% का होगा, लेकिन चाइना इस रिपोर्ट को रद्द करता है, चाइना इसके खिलाफ बात करता है। चाइना कहता है कि आप कुछ ज़्यादा बता रहे हैं, हम इतना स्लो डाउन नहीं होने वाले, अगर हम स्लो डाउन भी हुए तो हम पहले क्वार्टर में जो है वो 6.8% ही स्लो डाउन होंगे, जबकि IMF कह रहा है कि आप 8% के स्लो डाउन के साथ पहले फर्स्ट क्वार्टर हाफ में आप दिखाई देंगे। लेकिन चाइना कहता है, चाइना रिपोर्टेड 6.8% फर्स्ट क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन, स्टिल अभी तक जो उसके पहले फर्स्ट हाफ में है वो है 6.8% की गिरावट। लेकिन आर्टिकल यहाँ पर कहता है आगे कि इन प्रोजेक्टिंग एज एनुअल एक्सपेंशन इन एशियाज लार्जेस्ट इकॉनमी, अगर हम बात करें जो एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी है उसके एक्सपेंशन को लेके जो पूरे सालाना है उसके बारे में फंड का एक राय है, वो ऑप्टिमिस्टिकली कहता है कि मतलब बड़ी आशावाद है फंड, यानी कि जो IMF है उसको बड़ी पूरा भरोसा है इस बात का कि फॉर सीइंग ए शार्प रिबाउंड इन एक्टिविटी ओवर द रेस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि पहले हाफ में चाइना के अंदर तो गिरावट आने वाली है, लेकिन सेकंड हाफ में चाइना अपनी इकॉनमी को रिबाउंड कर लेगा, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे कि रेस्ट ऑफ द ईयर वो अपने इकॉनमी ग्राफ में थोड़ी सी ग्रोथ ला सके।
तो आईएमएफ इस तरीके से इसके बारे में बता रहा है। तो दोस्तों आगे आर्टिकल में चलते हैं, आगे देखते हैं कि आर्टिकल में क्या लिखा गया। ये तो एक सिनेरियो हो गया जब आईएमएफ ने चाइना को लेकर बात कही है। तो वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इकॉनमी अच्छी खासी है चाइना की भी, लेकिन एशिया की बात करें तो नंबर 1 पे चाइना आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो दूसरा सिनेरियो है वो भारत को लेके है, जो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम भारत में ही अपने हर कार्य को अंजाम देते हैं। चाहे हम किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की एक्टिविटी हम भारत में रह के कर रहे हैं, तो हमें ये जानना होगा क्या हमारे फ्यूचर के लिए ये इकॉनमी हमारे लिए लाभदायक होने वाली है, जिसमें आईएमएफ की कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो की गई हैं, कुछ गाइडलाइन फॉलो की गई हैं। तो देखते हैं कि आईएमएफ की क्या राय बनती है भारत के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आईएमएफ की क्या राय है भारत के बारे में। तो देखते हैं कि क्या आईएमएफ लिखता है ऑन इंडिया। अगर इंडिया के मसौदे पर बात की जाए तो द आईएमएफ हैज़ कट इट्स प्रोजेक्शन फॉर ग्रोथ। तो पहले ही आईएमएफ ने उसके जो ग्रोथ को लेकर अनुमान है वो उनमें कट कर दिया है, नहीं कट लगा दिया है पहले कि भैया जब चाइना इतनी बड़ी इकॉनमी है उसमें इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो भैया उसका कुछ असर तो आप पे भी पड़ेगा ना। तो ये पहले उसने क्लियर कर दिया है। जो हम बात करें फिस्कल ईयर, हमारा जो वित्तीय साल है वो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो अभी जनवरी के लिए आईएमएफ ने बोला था, अभी जनवरी में यानी भारत के लिए बोला था कि आप 5.8% की ग्रोथ कर पाएंगे, लेकिन उसमें भी कटौती कर दी है कि आप 1.9% की कटौती उसने कर दी है कि आप 5.8% की इकॉनमी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। उसमें भी आईएमएफ ने पहले ही क्लियर कर दिया कि आपको इतनी गिरावट आने वाली है। तो जैसे चाइना को लेकर बिल्कुल क्लियर है आईएमएफ का राय, तो वैसे ही भारत को लेकर क्लियर है कि आप भी अपनी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति जब कोविड-19 भारत में पूरी तरीके से पैर जमा चुका है, स्थिति इतनी गंभीर है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, लोगों का बाहर जाना मुश्किल है, सारे काम घर पर बैठकर ही किए जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरी आपको भी पर्सनल राय है, प्लीज़ आप घरों से बाहर ना निकलें, कम से कम घरों से बाहर निकलें, क्योंकि जान है तो जहान है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो आगे आर्टिकल क्या कहता है, आगे आर्टिकल देखते हैं क्या आगे आर्टिकल ने लिखा है, दिस अगेन अपेयर्स प्रेडिक्टेड on the funds based line scenario that assumes that the pandemic would fade in the second half 2020। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि the gain appears predicted, यहाँ पे जो अगर हम दोबारा बात कर रहे हैं कि ये साफ साफ पहले से अनुमानित है, जो फंड की तरफ से बेस लाइन या बेस सिनेरियो दिया गया है उसमें ये माना गया कि जो पैंडेमिक बीमारी है, ये पैंडेमिक जो बीमारी है ये फेड होगी। फेड मतलब हल्का पड़ जाना, थोड़ी सी ये धुंधली हो जाएगी, यानी कि थोड़ी कम हो जाएगी। अभी जो अपने ये पूरी चरम सीमा पर है ये सेकंड हाफ में 2020 के ख़त्म होने के कगार पर आ जाएगी। बात करें तो यानी कि जून से दिसंबर तक का जो वक्त होगा उसमें ही ये पैंडेमिक जो है ये कमज़ोर होती नज़र आएगी। ये आईएमएफ ने इस तरीके से अपनी रिपोर्ट में बोला है। आगे क्या लिखता है आर्टिकल, कहता है कि अलाउइंग कंटेनमेंट एफर्ट टू बी अनबाउंड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी टू नॉर्मलाइज। आप अगर अपनी इकोनॉमी को नॉर्मलाइज एक्टिविटी देना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अलाउइंग कंटेनमेंट एफर्ट। कंटेनमेंट मतलब कि जो आपने किसी चीज़ को रोकना या किसी चीज़ को कैद करके रखना, तो आपको अलाउ करना पड़ेगा ऐसे एफर्ट को, जो एफर्ट्स आपने जो प्रयास आपने अभी तक नहीं लगाए, जिनको रोक के रखा हुआ था, उनको आपने अनबाउंड करना होगा यानी फ्री करना होगा। और उससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी की एक्टिविटी जो है नॉर्मल हो सकेगी, आपकी इकोनॉमी जो है वो चलने लगेगी। तो इस तरीके से आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि आप अगर सेकंड हाफ की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा ढीले रवैया यूज़ करने पड़ेंगे अपनी इकॉनमी के लिए। आगे लिखता है कि जो दूसरी की अजम्पशन बताता है, जो दूसरी अभिधारणा यहाँ प्रस्तुत की गई है आईएमएफ की तरफ से, वो कहता है कि द आईएमएफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है, बाय द आईएमएफ, यहाँ पर अनदर की अजम्पशन बाय द आईएमएफ के द्वारा जो अभिधारणा यहाँ दी गई है दूसरी, वो क्या दी गई है, ये बहुत अच्छी बात कही गई है। क्या कहता है कि इकोनॉमिस्ट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ पॉलिसी सपोर्ट टू नर्चर द रिवाइवल वंस एक्टिविटी रिस्टार्ट। यानी कि जब अपने इकोनॉमी की आपने एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया है और आप चाहते हैं कि आपकी
जो इकॉनमी है वो नर्चर होती रहे, उसका पालन पोषण होता रहे, तो आपको इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं यानी कि जो हमारे अर्थशास्त्री होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ा देनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आपकी इकॉनमी स्टार्ट होनी शुरू होगी तो आपको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट से राय लेनी पड़ेगी, आपको उनके विचारों से सहमत होना पड़ेगा, वो क्या क्या बोलते हैं उसके हिसाब से आपने कार्य करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। आर्टिकल इस तरीके से आगे बोलता है। आगे आर्टिकल क्या कहता है देख लेते हैं। आगे आर्टिकल क्या कहता है कि आगे लिखा आर्टिकल ने लिखा कि जेटो स्नोइंग इज इट्स स्टोरीड फिजिकल कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिज्म मतलब कंजर्वेटिव होता है रूढ़िवादिता या रूढ़िवादी व्यक्ति जो पुरानी अवधारणाओं को मानता है। जेट स्नोइंग का मतलब है कि किसी चीज़ को छोड़ देना या आप उससे गेट इट ऑफ दैट समथिंग, यानी कि आप किसी चीज़ से बचना चाहते हैं। तो यहाँ पर इट्स स्टोरीड फिजिकल कंजर्वेटिज्म मतलब क्या लिखा गया है कि जो राजकोषीय रूढ़िवादिता है उसको अनदेखा करते हुए, कौन अनदेखा करना चाहता है, उसे करना चाहते हैं द फंड्स चीफ इकोनॉमिस्ट। भारत की जो गीता गोपीनाथ हैं, ये अपने आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ये क्या कहती हैं, इन्होंने वकालत क्या करी है, इन्होंने वकालत करी है कि रैंपिंग अप ब्रॉड बेस्ड, ये क्या कर देंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगी, पूरे संसार में ब्रॉड बेस्ड बढ़ावा देंगी, एंड कोऑर्डिनेट स्टिमुलस और प्रोत्साहन करेंगी कोऑर्डिनेट करने में। वंस द डिजीज़ हैज़ बीन कंटेन, एक बार बस बीमारी रुक जाए। ये क्या कहना चाहती हैं कि इन्होंने अपनी रूढ़िवादिता विचारों को अनदेखा करते हुए, जो फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ हैं, वो कहती हैं कि एक बार ये बीमारी रुक जाए तो हम आपकी हर तरफ से मदद करने में आपको मदद करने में प्रयास करेंगे, आपकी इकॉनमी को स्टिमुलेट करने में आपको कोऑर्डिनेट करेंगे। यानी कि पूरी तरीके से आईएमएफ जो है तब मदद कर पाएगा जब आपके यहाँ से बीमारी ख़त्म हो जाएगी, जब आपकी इकॉनमी आगे बढ़ने लगेगी। तो ये आईएमएफ ने बिल्कुल साफ तरीके से हाथ खड़े कर लिए हैं कि अभी आपको कोई एडवाइजरी नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन हम आपको पूरी तरीके से मदद तभी कर पाएंगे जब आप अपने यहाँ से बीमारी को भगा दीजिए। आगे आर्टिकल क्या लिखते हैं कि आगे लिखा गया है ए मेजर दैट वुड हेल्प अवॉइड द एरर ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ईयर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जो एक ये उपाय दिया गया है, डेफिनेटली दैट वुड हेल्प अवॉइड द एरर्स। एरर मतलब कि जो कमियाँ हुई हैं ग्रेट डिप्रेशन ईयर में, इस साल आप समझ रहे हैं कि ये एक महान जो मंदी का वर्ष है, तो एक ऐसा उपाय जो इस महान मंदी के वर्ष में त्रुटियों से बचने में मदद करेगा, एरर्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि एक ऐसा उपाय जो आपको इस महान मंदी के साल में बचने में मदद करेगा। इस तरीके से आईएमएफ बोलता है और आर्टिकल भी कह रहा है। आगे कह रहा है कि व्हेन प्रीमेच्योर एफर्ट्स टू प्रून बजट डेफिसिट प्रोलॉन्ग द डाउन टर्न। कह रहा है कि व्हेन प्रीमेच्योर एफर्ट, प्रीमेच्योर मतलब पहले से जो मैच्योर नहीं है, यानी कि आपने आधे रूल बनाए और पूरी तरीके से वो कंफर्म भी नहीं हुए, पके नहीं, वो कच्चे कच्चे एफर्ट्स हैं, कच्चे कच्चे आपके प्रयास हैं। उससे प्रोन का मतलब होता है, प्रून मतलब होता है कि आप प्रून का देखें तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसमें कटनी छटनी कर रहे हैं, यानी आपने उसे छोटा कर दिया थ्रू रिड्यूस समथिंग और रिमूविंग समथिंग। तो ऐसे बजट को आप जो कटनी छटनी करके बना रहे हैं, और वो भी डेफिसिट यानी घाटे वाला जो बजट है, प्रोलॉन्ग द डाउन टर्न, यानी कि आपकी मंदी को और बढ़ा देगा। यानी कि जब कटनी छटनी वाले बजट घाटे के लिए समय से पहले आप प्रयास करेंगे उसे तैयार करने का, तो ऐसे में आपकी मंदी जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। आईएमएफ का इस तरीके से कहना है। आगे लिखा गया है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंडियाज फिजिकल मेजर्स pale in term of the scale when compared with what several other nations have undertaken। तो भैया यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ कर दिया गया है आईएमएफ की तरफ से कि pale in terms, जो भारत के फिजिकल मेजर्स हैं, जो राजकोषीय उपाय हैं, मेजर्स मतलब जो राजकोषीय उपाय हैं, वो उपाय किस तरीके से बता दिए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बता दिया गया है फिजिकल पेल इन टर्म्स, यानी कि पीले नज़र आ गए, जैसे आदमी को पीलिया हो जाता है ना, और वो पीला हो जाता है, लगता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, वैसे ही भारत के फिजिकल मेजर्स पीले नज़र आ रहे हैं। व्हाट सेवरल अदर नेशंस हैव अंडरटेकन, उन दूसरे देशों के उपायों के सामने जो दूसरे देशों ने अपने यहाँ अपनाए हैं। यानी कि कहें तो भारत की जो पॉलिसी है वो थोड़ी कमज़ोर हैं दूसरे देशों के मुकाबले, ऐसा आईएमएफ ने कहा है कि भारत को अपनी पॉलिसी सुधारनी पड़ेगी, भारत को अपनी पॉलिसी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तब जाके इकॉनमी थोड़ी सी अच्छी हो सकती है,
है तब जाके देश का पहिया आगे विकास की ओर दौड़ सकता है। आगे आर्टिकल क्या लिखता है, आगे लिखता है गिवन द साइज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर और इन इंडिया, यानी कि जो आपने साइज बताया है भारत के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर का, यानी कि जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं आपके, उसका जो आकार है, ठीक है, एज वेल एज उसके साथ साथ द एंटिसिपेटेड प्रोलॉन्ग डिसरप्शन इन लेबर सप्लाई। तो एंटिसिपेटेड मतलब आप जानते हैं, एंटिसिपेटेड का मतलब होता है कि पहले से अनुमानित है ये, ठीक है, या फिर उसे आप पहले से वो अनुमानित है, और प्रोलॉन्ग आप समझते हैं इसका मतलब होता है और ज़्यादा लंबा जाना। डिस्ट्रप्शन इन लेबर सप्लाई, यानी कि लेबर सप्लाई में पहले से ही भैया मंदी चल रही है, पहले से ही इतनी खींचातानी चल रही है, इतनी मंदी चल रही है, उसके साथ साथ इवन इन साथ में इन मोर फॉर्मल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, और दूसरे जो इकोनॉमी के दूसरे फॉर्मल पार्ट हैं उनके साथ साथ। तो इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है कि भारत में अनौपचारिक क्षेत्रों के आकार, द गिवन साइज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया, तो भारत में अनौपचारिक क्षेत्रों के आकार के साथ साथ अर्थव्यवस्था, ये हमारी जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, द फॉर्मल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के अधिक औपचारिक भागों में अब क्या कह रहा है कि डिस्ट्रप्शन इन लेबर सप्लाई, भागों में श्रम आपूर्ति में, ठीक है, एक लंबे समय तक व्यवधान को देखते हुए, यानी इकोनॉमी में अगर हम देख रहे हैं तो अभी इकोनॉमी क्या है, एक तरह का प्रोडक्शन है, सेल है, डिमांड है, इसमें लेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये अगर एक तरह का पिलर है इकोनॉमी को चलाने वाला, और ये पिलर क्या है, ये बिल्कुल डिसरप्ट हो चुका है, बिल्कुल ये भंग हो चुका है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आगे आर्टिकल क्या कहता है कि द सेंटर्स नीड्स टू प्रोएक्टिवली कमिट, भैया यहाँ पर केंद्र सरकार को प्रतिबद्धित होना पड़ेगा, यानी प्रतिबद्ध होना पड़ेगा सस्टेंशियल स्टिमुलस पैकेज, यानी कि जो प्रोत्साहन पैकेज है वो उसे सुनिश्चित करना पड़ेगा, जो प्रोत्साहन पैकेज है वो उसे सुनिश्चित करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वंस द इकोनॉमी रीओपन्स, जिससे कि ये इकोनॉमी खुद मतलब कि इकोनॉमी को चलाया जा सके। तो बात करें क्या कह रहा है कि केंद्र को ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त, ठीक है, केंद्र को क्या करना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि एक प्रोत्साहन पैकेज वो जारी करे इन सारी स्थिति को से निपटने के लिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि एक बार अर्थव्यवस्था फिर से खुल सके, दैट वंस द इकोनॉमी रीओपन्स, जिससे कि इकोनॉमी एक बार फिर से खुल सके या चल सके। आगे आर्टिकल कहता है कि इट हैज़ द लेग्स टू रन, ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब आप इस तरीके से अपनी इकोनॉमी को चला देंगे तो इसके बाद इसे 4 चांद लग जाएंगे और इसे पैर मिल जाएंगे चलने के लिए पैर तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों आर्टिकल में बहुत अच्छी बात कही गई है, एक बार हम इसका हिंदी में पूरा समझ लेते हैं कि आर्टिकल लिखा क्यों गया। तो आर्टिकल ने इस ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो स्लो डाउन चल रहा है, इस स्लो डाउन के मद्देनज़र सारी इकॉनमी जो है स्लो जा रही हैं। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो जिसमें चाइना पहले नंबर पर इकॉनमी को लेकर आ जाता है और दूसरे नंबर पर भारत पहुँचता है। तो जब अगर बात करें तो चाइना में इतना बड़ा स्लो डाउन हुआ है, तो क्या भारत में भी ये स्लो डाउन जब जारी है तो क्या उसकी इकॉनमी पे इम्पैक्ट होने वाला है? तो बिल्कुल, जब चाइना को इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है तो भारत को भी होना स्वाभाविक है। तो भारत में जिस तरीके से रूल्स हैं फिजिकल पॉलिसी बनाने के, वो थोड़े उसमें बदलाव लाने पड़ेंगे। थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्थिति किस तरह से इम्प्रूव हो सकती है, नए फैसिलिटी आपको लगानी पड़ेंगी इकॉनमी को चलाने के लिए। जो कुछ आपने रूल्स बना रखे थे जिससे आपकी जो बॉर्डर की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो रुका हुआ था, उसको आपको आगे खोलना होगा जब आपके यहाँ से ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो बात करें, IMF साफ साफ कहता है कि ये सारे संसार में तभी हो सकता है जब इस बीमारी को रोका जा सके, और ये बीमारी जो है इस साल के सेकंड हाफ में ही रुक पाएगी, ये IMF की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों मान के चलें कि हमारा लॉकडाउन है अभी शायद और ना बढ़ जाए, तो ऐसे में हमें कंटिन्यूस अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, ताकि हम जब ये लॉकडाउन खुले तो अपना रिजल्ट जल्दी से सिक्योर कर पाएँ। क्योंकि लाइफ में जल्दी से डिसीजन लेना और जल्दी से कामयाब होना बहुत कम लोगों को ही नसीब होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब हम कोई टॉपिक पे डिस्कस करते हैं तो उस टॉपिक की बारीकियां हमें अच्छे से समझनी चाहिए। तो आई एम रियली लुकिंग फॉर योर साइड गाइज, यू आर द ओनली वन हु कैन प्रोवाइड हैप्पीनेस टू मी। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डेफिनेटली, बट हाउ इट वुड बी,
बताइए ये कैसे हो पाएगा? ठीक है, वेन एवर यू वुडेंट डू कमेंट्स, लाइक एंड शेयर, सो प्लीज़ गाइज डू दिस टू मी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे भी एक एनर्जी फील होती है जब कोई कमेंट्स आता है। तो थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल पे थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ी सी मेहनत भी आप भी कर लीजिए घर बैठे, जब हम घर बैठे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सुरक्षित रहेंगे, घर में रहेंगे तो।